रहीम। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स फर्स्ट ईयर में से टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। तो बेटा वेक्टर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। तो इक्वल वेक्टर बेटा फिर कौन से होंगे? वर्ड से ही जाहिर हो रहे हैं कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। यकसा बेटा इक्वल क्यों हम कहते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऐसे वेक्टर्स जो मिकदार में भी और डायरेक्शन में भी बराबर हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर ड्रा कर रहा हूं, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है एक ए वेक्टर है, ये कोई भी दूसरा वेक्टर है जी बी। देखिए इन वेक्टर्स की जो लाइन है, लेंथ, वो हमें बताती है मैग्नीट्यूड, ये हम पढ़ चुके हैं। एरो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। तो बेटा दोनों की लाइन मिकदार भी बराबर है, दोनों का एरो भी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये वेक्टर्स इक्वल होंगे। एक बात बेटा यहां मैंने लिखी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। अब जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास वेक्टर यूं भी हो सकते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है ए। अब दूसरा ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ और एरो तो बराबर हो लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट उसका डिफरेंट हो सकता है। कि दूसरा वेक्टर जी मैंने यहां से स्टार्ट किया, इसकी लाइन और लेंथ और एरो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। इसका मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस बेटा गैप आ रहा है, ये डिस्टेंस आपके पास गैप क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा? डी। तो दोनों की लाइन, दोनों का एरो डायरेक्शन क्या है? बराबर है, तो इसलिए इन वेक्टर्स को क्या नाम देंगे? इक्वल वेक्टर्स का। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान फिर एंगल कितना है? तो दो इक्वल वेक्टर्स के दरमियान बेटा जो एंगल बनेगा थीटा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो दो इक्वल वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है? 0 डिग्री। इक्वल किस सूरत में है? मिकदार में भी, और वो इक्वल है बेटा उसमें डायरेक्शन में भी, दोनों ही सूरतों में वो बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। सेकेंड टाइप है हमारे पास अनइक्वल वेक्टर। अब अनइक्वल का मतलब कि वो यकसा नहीं है। अब वो यकसा मैग्नीट्यूड के तौर पर भी हो सकते हैं, हो सकता है उनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, पॉसिबल है कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी चेंज होती है तो इसका मतलब वो वेक्टर इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेक्टर ड्रा कर रहा हूं कि जी मेरे पास एक वेक्टर है, अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है क्योंकि ना तो इनकी मिकदार बराबर है और ना ही डायरेक्शन बराबर है। फिर इन वेक्टर्स को मैं यूं भी ड्रा कर सकता हूं। अब देखिए दोनों की पॉसिबल है कि ये लेंथ बराबर हो लेकिन एरो क्या है? मुख्तलिफ। तो ये वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। या फिर आप इन्हें यूं कह सकते हैं कि एक वेक्टर मैंने ये ड्रा किया, दूसरा वेक्टर मैं यहां पे ड्रा कर देता हूं। तो ये बेटा ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन उसकी दोनों चेंज हो सकती हैं। हो सकता है कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो। पॉसिबल है कि उन दोनों की मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन सेम हो। तो फिर हमारे पास वो किस तरह से ड्रा होंगे? तो ये अगर पहला वेक्टर ए और ये कोई भी दूसरा वेक्टर, अब जरा और करें, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन जो लेंथ है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मिकदार बराबर नहीं है। और अगर मिकदार बराबर नहीं है तो वो वेक्टर्स कौन से हैं? अनइक्वल। तीसरी टाइप हमारे पास है जी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या चीज जरूरी है? वेक्टर लाइज आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन।
तो पैरेलल के लिए क्या जरूरी है, डायरेक्शन का सेम होना। तो सिर्फ एक चीज, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब दो ऐसे वेक्टर्स ए वेक्टर और ये बेटे क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये वेक्टर कौन से हैं, मैग्नीट्यूड भले चेंज है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यही दो वेक्टर यूं भी हो सकते हैं। तो अब भी ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है कि दो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है, एरो हेड जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड में चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, पॉसिबल है कि वो चेंज हो, पॉसिबल है कि वो बराबर हो। तो उसके अलावा हम कहते हैं कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, डायरेक्शन जरूरी है कि दो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है पैरेलल के अंदर वो क्या हो, सेम। एक नोट याद रखिएगा कि इक्वल वेक्टर्स आर द पैरेलल। तमाम इक्वल वेक्टर्स जो है बेटा, इक्वल को हमने क्या डिफाइन किया है कि उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसलिए तो तमाम की चूंकि डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, तो इस डायरेक्शन की बुनियाद पर हम कहते हैं कि सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। लेकिन हर पैरेलल को हम इक्वल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का फर्क पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्शन तो चूंकि सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सारे के सारे जो इक्वल वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, पैरेलल। उसकी वजह क्योंकि इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होती हैं, सेम। तो हमारा कंसर्न यहां पर सिर्फ किससे है, डायरेक्शन से। तो डायरेक्शन अगर सेम है तो वो वेक्टर कौन से हैं, पैरेलल। तो बेटा दोनों पैरेलल के अंदर एंगल की वैल्यू फिर कितनी होगी, तो दोनों पैरेलल वेक्टर्स के अंदर जो थीटा एंगल है वो कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो दो पैरेलल वेक्टर्स के अंदर एंगल की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। तो चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगली टाइप है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल के अंदर क्या था कि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। एंटी पैरेलल के अंदर क्या कंडीशन है कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, वो दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल हम ये वेक्टर्स बना लेते हैं, एक वेक्टर ए, दूसरा ये वेक्टर, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल। अब इसमें फिर दो पॉसिबिलिटीज है, इसमें जो नेसेसरी कंडीशन है वो कौन सी है कि बेटा आपके पास जो डायरेक्शन है ये हमेशा ऑपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑपोजिट होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकती है। जैसे कि ये दो वेक्टर्स हैं, अगर इन दो वेक्टर्स को आप एक और तरह से ड्रा करना चाहें तो ये भी ड्रा हो सकते हैं। कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे हों कि ये पहले की मैग्नीट्यूड ए लेकिन दूसरे की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपके पास एंगल कितना बनता है, इसके अंदर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है जी, 180 डिग्री। अब ये वाले जो वेक्टर्स हैं अनइक्वल भी हैं और अनइक्वल के साथ साथ कौन से हैं, एंटी पैरेलल। ये अनइक्वल भी हैं, अनइक्वल के साथ साथ ये क्या है, एंटी पैरेलल। इसको हम मैग्नीट्यूड इन दोनों की बराबर लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज है, यहाँ डायरेक्शन भी चेंज है। तो इसका मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए याद रखिएगा कि सिर्फ डायरेक्शन का ऑपोजिट होना नेसेसरी कंडीशन है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकती है। तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 180। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वर्ड पे जरा गौर करें, कोप्लेनर वेक्टर्स। प्लेनर बेटा वर्ड निकला है प्लेन से। तो जब भी हम प्लेन की बात करते हैं तो टू डायमेंशंस एक्स एंड वाई या कोई भी दो एक्सेस हम लेते हैं। तो मैंने ये एक प्लेन ड्रा की है, कोई भी दो एक्सेस हैं, इसको हम चले कंप्लीट प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास प्लेन हो सकती है। इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे।
एक प्लेन के अंदर जितने वेक्टर लाई करें वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोप्लेन। चलिए जी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास पहला वेक्टर ए है और ये कोई भी दूसरा वेक्टर होगा बी। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों एक ही प्लेन के अंदर हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब अगर मैं तीसरा वेक्टर इसी में ऐड कर दूं तो अब ये तीसरा वेक्टर इसी प्लेन में है। इस वक्त ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, एक प्लेन में। दो वेक्टर्स होंगे वो जरूरी है कि वो एक प्लेन में ही होंगे, लेकिन जब तीसरे की बात करेंगे तो वो पॉसिबल है कि वो प्लेन में हो और वो पॉसिबल है कि वो प्लेन से बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये एक्स और ये वाई, ये एक प्लेन है। तीसरा इस प्लेन, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा इसी प्लेन में। जैसे आप इस व्हाइट बोर्ड को एज अ प्लेन कंसीडर करें तो ये तीनों जो है वो इसी प्लेन के अंदर वेक्टर्स मौजूद हैं। अगर आप इन तीनों को यूं ड्रा कर लें तो ये तीनों इसी प्लेन में, लेकिन पॉसिबल है कि ये तीसरा वेक्टर यूं हो। तो अगर तीसरा वेक्टर यूं है एक्स वाई की बजाय, अगर तीसरा वेक्टर यूं बाहर की तरफ आ जाता है तो अब तीसरा इस प्लेन में नहीं है। ये एक्स और वाई प्लेन है, लेकिन ये वाली तो कोई तीसरा एक्सिस आ जाएगा। अगर ये वेक्टर यहां पर होगा तब ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो जितने भी वेक्टर एक प्लेन में आ जाए वो तमाम वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। वो वेक्टर आपके पास इस तरह से हो सकते हैं, वो वेक्टर इसी प्लेन के अंदर कुछ यूं भी ड्रा किए जा सकते हैं कि जी आपके पास एक वेक्टर आपके पास आ गया जी, ये पहला वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी। तो एक प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स आ जाए वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। प्लेन की बात आती है तो हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन है, दो एक्सिस है, तो वो चाहे एक्स और वाई हो सकता है, वाई और जी हो सकता है, जी और एक्स। तो दो एक्सिस आपको चाहिए 2D प्लेन बनाने के लिए, तो वो तमाम वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। टाइप हमारे पास है एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल जो वर्ड है बेसिकली ये निकला है एक्सिस से। एक्सियल वर्ड कहां से निकला है, एक्सिस से। तो हम कहते हैं कि वेक्टर एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन किस तरफ हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। अब एक्सिस क्या चीज है, तो जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अ लाइन अबाउट व्हिच अ बॉडी रोटेट्स, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। इसका मतलब अगर हम बात करें, ये अगर एक्सिस है, इसके गिर्द बॉडी क्या करेगी, रोटेट, तो ये वाला पॉइंट क्या है, एक्सिस। तो जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, अलोंग द एक्सिस। अगली टाइप हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स। तो वर्ड बेटा लीनियर, हम कहते हैं स्ट्रेट। लीनियर का मतलब क्या है, स्ट्रेट। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये आपके पास आ गया पहला वेक्टर ए, अब इसी लाइन के ऊपर दूसरा वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर आ गया जी बी, इसी लाइन के ऊपर तीसरा वेक्टर सी। तो ये तीन वेक्टर चूंकि एक ही लाइन के ऊपर है, तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर मौजूद हो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अगली टाइप हमारे पास है नल वेक्टर। तो नल वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, और उनकी ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब अगर एक पॉइंट रिजल्ट आता है जीरो तो उसकी डायरेक्शन किसी भी तरफ हो सकती है। तो ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो, और ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, मैं कहता हूं जी ये मेरे पास पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये हो बी और तीसरा वेक्टर ये हो सी। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो हेड टू टेल रूल यही है कि जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हमने ड्रा कर लिया, सेकंड की टेल फर्स्ट के हेड के साथ, थर्ड की टेल सेकंड के हेड के साथ। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रा होगा, फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड।
तो इसका मतलब यहां पर तो मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, 0, तो फिर इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एक नल वेक्टर। अगर एक पॉलीगॉन सरफेस है तो पॉलीगॉन सरफेस के लिए हमारे पास क्या बनेगा कि अगर हमारे पास एक पॉलीगॉन सरफेस बनती है तो उसके लिए हम वेक्टर्स कुछ यूं ड्रा करते हैं कि जी ये पहला वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा वेक्टर होगा, ये वेक्टर, ये तमाम वेक्टर्स का अगर आप रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट हमारे पास अब कितना आएगा। इन तमाम वेक्टर्स को देखें, इनको नाम दे लें कोई भी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये डी, ये वाला क्या होगा ई, और इसे आप नाम दे लें। तो इन तमाम का सम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, तो बेटा हेड टू टेल रूल ये सारे के सारे वेक्टर में ड्रा किए हुए हैं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, नल वेक्टर होगा। अगर एक वेक्टर आ जाए ए, उसी वेक्टर को आप ऐड करें उसी के नेगेटिव वेक्टर के साथ, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आता है, नल वेक्टर। अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ओरिजिन के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, इसका जो रिजल्ट आता है हमेशा क्या होगा, ये आप याद रखेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन हम किसे कहते हैं कि जहां पर एक्सिस आके इंटरसेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वहां पर आपके पास जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होता है, नल वेक्टर। या फिर एक बॉडी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। अब देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन है, और जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर बॉडी की वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली एक नल वेक्टर होगा। तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, एक नल वेक्टर होगा। कब, जब एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये 2 पॉइंट नल वेक्टर के हवाले से आप बेटा रिमाइंड रखेंगे। अगली टाइप हमारे पास है जी यूनिट वेक्टर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिटी किसे हम कहते हैं, 1 को। इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। नंबर 2, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। अगर डायमेंशन नहीं है तो इसका मतलब इसके कोई भी यूनिट नहीं है। तो पहली बात कि ऐसा वेक्टर जो डायमेंशनलेस है, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और वो डायमेंशनलेस हो, जिसके कोई यूनिट ना हो। अब ये यूज किस लिए किया जाता है, यूज टू शो डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। गौर से सुने कि यूनिट वेक्टर क्या है, कि डायमेंशनलेस वेक्टर है जिसकी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, और यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने ये 3 एक्सिस मैंने बनाए हैं, एक्स, वाई और z। कोई वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस है उससे रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर। ये जो कैप मैंने लगाई है ये बेसिकली इसका सिंबल है। सिंबल क्या है, किसी भी क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर आप एक कैप ड्रा करेंगे, वो कैप आपको किस बारे में बताएगा कि वो एक यूनिट वेक्टर है। कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। किसी भी सिंबल के ऊपर कैप का मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर के लिए क्या फार्मूला है, यूनिट वेक्टर बेसिकली इक्वल है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास वेक्टर है, फिर वेक्टर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेक्टर में 2 चीजें हैं, कौन कौन सी होती हैं, मैग्नीट्यूड, फिर कौन सी, डायरेक्शन। तो इसका मतलब एक वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा कि एक वेक्टर के पास उसकी मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसके पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये डिटर्मिनेंट क्या बता रहा है इसकी, मैग्नीट्यूड।
इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड को आप सिंबल लिख सकते हैं, ना तो ये बोल्ड हो, ना ही इसके ऊपर एरो हो, ना ही आपने लाइन लगाई हो, तो ये भी शो करेगा उसकी मैग्नीट्यूड को, प्लस आपने क्या करना है यूनिट। तो इस तरह से कोई भी फार्मूला मॉडिफाई करके आपको दे दिया जाए तो आप ये बता सकते हो, वेक्टर निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड आ सकती है, यूनिट वेक्टर आ सकता है, तो इसके अंदर कोई भी तरह की मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। एमसीक्यू के हवाले से आप इसे प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। कुछ एक यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। पहला है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन वही यूज करेंगे कि यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और यूज किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है इसका मतलब ये कोई डायरेक्शन बताने के लिए यूज होगा। अब ये किसकी डायरेक्शन बताता है? यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल पॉइंट। ये किसकी डायरेक्शन बताता है? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस का क्या मतलब है कि किसी भी सरफेस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। अगर मेरे पास ये एक सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, तो वो लाइन बिल्कुल किस तरफ होगी? अपवर्ड। एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, इस पे नॉर्मल ड्रा करने का मतलब कि आपने बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन लगानी है और ये डायरेक्शन बताएगा बेसिकली। तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेटा लेते हैं एन यूनिट वेक्टर। तो इसको फिर रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एन से। एन के ऊपर कैप है, कैप इसको शो कर रहा है यूनिट वेक्टर को। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर किस लिए इस्तेमाल हुआ? किसी सरफेस के ऊपर हमने नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल किसे कहते हैं? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने को। किसी सरफेस के ऊपर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? हम उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर रहे होते हैं। चलिए दूसरा पोजीशन वेक्टर। दूसरा पोजीशन वेक्टर कौन सा है? यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। दूसरा यूनिट वेक्टर कौन सा है? यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा हम कहते हैं कि ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं, जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट पी है। अब ये वेक्टर तो पोजीशन बता रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम जो वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए पोजीशन वेक्टर आर यूनिट वेक्टर आर इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस के ऊपर नॉर्मल को आइडेंटिफाई करने के लिए, नॉर्मल की डायरेक्शन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर को। ये 2 पॉइंट आपने इस हवाले से याद रखने। ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर है उसका आंसर क्या है? नल वेक्टर है, वो भी नल वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 0, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी। मूविंग बॉडी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इट मींस उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड 0 लेकिन डायरेक्शन तो होगी क्योंकि वो वेक्टर है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? नल वेक्टर कहलाएगा। अब इन तमाम यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने बेटा देखा कि इसकी जो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आई यूज हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग। वाई एक्सिस के लॉन्ग हमेशा जो यूनिट वेक्टर यूज होगा वो कौन सा होगा? जे। जी एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? के। तो इन तीनों के लिए जो मैग्नीट्यूड्स आएंगी, चाहे वो आई यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर, इन तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1। मैग्नीट्यूड 1 लेकिन यूज किस लिए होते हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए। एक्स एक्सिस पे वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए आई है, वाई एक्सिस पे जे है, वी एक्सिस पे के। तो यूनिट वेक्टर के हवाले से आपने ये फार्मूला याद रखना है या किसी भी तरह की सिचुएशन आपको दे दी जाए। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो वेक्टर हमारे पास है, कोई भी फोर्स के लिए वेक्टर है 1/2 अंडर रूट आई प्लस 1/2 अंडर रूट जे न्यूटन। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो ये हम वाजे करेंगे किससे? मैग्नीट्यूड से। अगर तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो इसका मतलब वो वेक्टर वो यूनिट वेक्टर होगा। चलिए इसकी मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड फोर्स की कैसे आएगी? पहली वैल्यू का स्क्वायर 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1/2 अंडर रूट का, तो आंसर आ गया जी 1/2 प्लस 1/, तो आंसर तो आ गया 1। मैग्नीट्यूड तो क्या आ गई है? 1। चलिए एक और फैक्टर देखते हैं। f इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट आई
1/3 अंडर रूट जे 1/3 अंडर रूट के फोर्स के यूनिट न्यूटन। क्या ये भी यूनिट वेक्टर है? चलेंगे इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करें। इसके लिए हम जब ये निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 1/3 अंडर रूट का स्क्वायर आएगा 1/3, फिर 1/3, फिर क्या आएगा 1/3, तो आंसर क्या आया 1। तो क्या आया, अगर 1 मैग्नीट्यूड आने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या होंगे फिर यूनिट वेक्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन को गौर से देखें, डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि डायमेंशनलेस नो यूनिट। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे होता कि यूनिट ना होते तो फिर इनको हम कहते हैं, तो विदाउट यूनिट वो क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट कंसीडर होंगे तो इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर नहीं है, वो कोई भी वेक्टर हो सकता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अब हम कहते हैं बेटा कि तमाम यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला आपको ये इस तरह से भी दिया जा सकता है कि जी ए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल है? तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें मिलेंगी तो क्या बनेगा, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के पास दोनों चीजों का होना जरूरी है। तो ये थी हमारी शॉर्ट सी डिस्कशन अबाउट टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।